नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे साथियों, अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर चल रहा था, उसके अंदर मैकियावेली के ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली थी। मगर एग्जाम के अंदर जो मैकियावेली के ऊपर अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न होता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में मैकियावेली की राजनीतिक सिद्धांत को क्या देन है, या फिर मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो आज अपने ये मैकियावेली की लास्ट क्लास रहेगी। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने मैकियावेली ने एक सफल शासक के क्या गुण बताए थे, मैकियावेली ने राजा को क्या क्या बातें बताई थी, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे मैकियावेली प्रथम आधुनिक चिंतन के रूप में, यानी कि मैकियावेली के चिंतन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो प्रथम बार आई थी राजनीति विज्ञान के अंदर। मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में मैकियावेली, और उनके अंदर आपको क्या लिखनी है, मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन को दें। अर्थात मैकियावेली के समय में कौन कौन सी बातें आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर शुरुआत हुई, उनके बारे में ये इनके अंदर देखना है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक माना जाता है। मैकियावेली को क्या माना जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। वस्तुत उसके विचार आधुनिक विचारशिला की आधारशिला है। संक्षेप में उसके राजनीतिक इतिहास को निम्न देन है। देखो, उसके जो विचार हैं वो आधुनिक विचारधारा की जो नींव है वो उनके ऊपर ही टिकी हुई है। उनके विचारों से ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। ऐसे उनके कौन कौन से विचार हैं, इस प्रकार का उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो आप परीक्षा के अंदर क्या लिखेंगे, किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे, वो भी आप इसके अंदर जान लेंगे। पहली बात आती है धर्म तथा नैतिकता का राजनीति से संबंध विच्छेद। हमने कहा था कि नैतिकता एवं धर्म से राजनीति को अलग करने का सर्वप्रथम कार्य किसी विद्वान ने किया था, तो वो किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली से पहले के जितने भी विचारक थे उन्होंने राजनीति और धर्म को एक सिक्के के दो पहलू के समान माना था। एक्निवास ने भी कहा था कि जहाज का जो चालक है वो सर्च है, और धर्म जो है वो उनको यूं कहने का मतलब उसका कार्य धर्म है, धर्म एवं सर्च है वो उसका चालक है, और राजा है वो उसका बढ़ई या कारीगर है। तो इनसे पहले किसी भी विद्वान ने, मैकियावेली से पहले किसी भी विद्वान ने राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया था। मगर मैकियावेली प्रथम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि राज्य की सुरक्षा के लिए एवं राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को जो भी उचित अनुचित हो सब कार्य करने चाहिए। नैतिकता, धर्म, नीति, इन सब बातों के कारण उनको अपने राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राजनीति से धर्म एवं नीति शास्त्र का संबंध विच्छेद किया। अतः उसने ही सबसे पहले राजनीति को धर्म निरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया था। मैकियावेली ने सर्वप्रथम विद्वान था जिसने धर्म निरपेक्ष राजनीति की क्या की थी, शुरुआत की थी। दूसरी जो बात आती है वो है मानव स्वभाव की दुष्टता। उसने बताया था कि मानव का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, स्वार्थी, लालची, अहंकारी, यानी कि निराशावादी दृष्टिकोण था उसका। उसने मनुष्य के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियों का बोलबाला बताया था। मगर क्या है, इस वजह से मैकियावेली क्या है कि इनसे पहले जितने भी विद्वान हुए थे उन लोगों ने मनुष्य को एक अच्छा प्राणी बताया था। मगर देखो रियल में क्या होता है, ये हर व्यक्ति के अंदर, हालांकि ये बातें उनकी थोड़ी ऐसे थी, इन बातों के अंदर ज्यादा सत्यता नहीं थी, फिर भी अधिकांश लोग जो होते हैं वो स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मानव स्वभाव को केंद्र बिंदु बनाकर
कि मनुष्य एक अपने लालच और अपने हितों को ध्यान में रख करके कार्य करता है। इस प्रकार की भावना को केंद्र में रखकर उन्होंने आगे के लिए जो भी राज्य शासन व्यवस्था धर्म शासक उनको क्या करना चाहिए, इन बातों के ऊपर उसने वर्णन किया था। अतः हम क्या है, ये भी मैकियावेली को एक राजनीति विज्ञान को प्रमुख देन है कि राज्य के अंदर आपको जो भी कार्य करना है, व्यवस्थापिका जो भी कार्य करे, कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो भी कानूनों को लागू करेगी या जो दंड की व्यवस्था होगी, वो सब वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, उनके स्वभाव, उनके नेचर, उनको ध्यान में रखते हुए उनको कार्य करना चाहिए। तब जाके क्या होगा, वो सरकार ज्यादा सफल होगी। मैकियावेली का मानव स्वभाव की दुष्टता का सिद्धांत भी कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। हॉब्स जैसे विचारकों ने इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले और उसके बाद के बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने क्या है कि इनके जो विचार थे, इनके जो है निकालने की कोशिश की थी। अगली बात आती है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता था वो कौन था? मैकियावेली। मैकियावेली प्रथम ऐसा विद्वान था जिसने राष्ट्र को साध्य माना था। राष्ट्र को क्या माना था? राष्ट्र या राज्य को साध्य की उपमा दी थी कि नहीं, अगर राज्य का हित होगा तभी जाकर के व्यक्ति का हित होगा। राज्य के हितों में व्यक्ति का हित छुपा हुआ होता है। अगर कोई राज्य गुलाम बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है, उसके ऊपर अन्य राज्यों के शासकों का कब्जा हो जाता है, तो वहां की जनता कभी भी सुखी नहीं रह पाती है। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो समर्थक था वो कौन था? वो मैकियावेली था। और वो चाहता था कि फ्रांस और स्पेन और फ्रांस की तरह वहां पे भी राष्ट्रवाद की स्थापना हो। वह आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्मदाता है। वह फ्रांस एवं स्पेन का उदाहरण देते हुए इटली के एकीकरण को महत्व देता है। वो ये चाहता था कि इटली के अंदर भी जो 5 भागों के अंदर बटा हुआ इटली है और वहां की जनता अपने अपने शासकों के हितों के लिए कार्य कर रही है, वो सारे के सारे शासक क्या करे, एक मजबूत इटली के लिए एक इटली के एकीकरण हो और एक इटली के प्रति जो है अपनी भावनाएं रखे, एक उनके प्रति उनका राष्ट्रवाद हो। ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा। मैकियावेली ने क्या किया था कि ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं उनकी क्या की थी? उपेक्षा की थी। कैसे की थी? मैकियावेली ने राज्य तथा समाज की उत्पत्ति को परिस्थितियों से वशीभूत माना है। राज्य और ये समाज की जो उत्पत्ति हुई वो क्या हुई? परिस्थितियों के वशीभूत हुई। उसने कहा कि मानव स्वभाव से दुष्ट था, आपस में लड़ते थे, तो मनुष्यों ने मिलकर के क्या कर लिया? समझौता कर लिया। उसने परिस्थितियों के आधार पर ही अपने राज्य दर्शन के सिद्धांतों का निर्माण किया है। उसने ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की। इतिहास में क्या लिखा हुआ है कि वो सब बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया? उसने समय और परिस्थिति की क्या मांग है उसके अनुसार अपना सिद्धांत देने की कोशिश की है। अगली जो मैकियावेली की देन है राजनीति विज्ञान की, वो है राष्ट्रीय राज्य का एकीकरण का समर्थक। वो क्या है कि एक राष्ट्र राज्य के एकीकरण का समर्थक रहा है। जो राज्य छोटे छोटे भागों के अंदर बटे हुए होते हैं, कहने का मतलब जो सामंतवादी व्यवस्था होती है वो सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करता है और वो कहता है कि एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। जो राष्ट्र राज्य होता है उसकी सेना मजबूत होती है, वहाँ की जो जनता होती है उनकी भावनाएं एक राष्ट्र के प्रति होती है और वो राष्ट्र सदैव फलता है, फूलता है और उसकी तरक्की होती है। इटली में उस समय 5 छोटे छोटे राज्य थे जो कि परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए मैकियावेली ने इटली में एक शक्तिशाली संगठित प्रजातंत्र की स्थापना पर जोर दिया। उसने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक नैतिकता में भेद माना है। उसने ये बताया है कि सार्वजनिक नैतिकता अलग चीज होती है और जो व्यक्तिगत नैतिकता होती है वो क्या होती है? अलग चीज होती है। अगली जो मैकियावेली की देन है वो है यथार्थवाद। मैकियावेली ने किसके ऊपर बल दिया था? यथार्थवादिता के ऊपर, वास्तविकता पे बल दिया था। आदर्शवादिता, कल्पनाएं, इनके ऊपर जो है दर्शन, इनकी इन बातों का उसने क्या किया था? विरोध किया था। गैटिल के अनुसार मैकियावेली प्रथम पहला यथार्थवादी है। उसका ग्रंथ प्रिंस पूर्ण यथार्थ की भूमिका पर स्थित था। उसने वास्तविक घटनाओं को का सहारा लिया। उसने जो है कल्पनाओं और अंधविश्वासों का ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो वास्तविक घटनाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य किया था। मैकियावेली प्रथम विद्वान था जिसने राज्य की सर्वोच्चता पर बल दिया था। वही मैंने अभी बताया, उसने राज्य को साध्य माना था। वह राज्य को सर्वोच्च स्थान देता है
उसने शासक के लिए मानव जीवन की सुरक्षा तथा धन की रक्षा को विशेष महत्व का विषय बताया है, वह यह श्रेय उसी को है। उसने अपने स्वतंत्र विचारों के द्वारा सिद्ध किया कि समाज एवं राज्य मानव की बनाई गई संस्था है, न कि ईश्वर की बनाई गई। ये राज्य, ये समाज, ये मनुष्य, ये सारी की सारी संस्थाएं जो है ना, व्यक्ति नहीं, समाज और राज्य का निर्माण किसी ईश्वरीय देन की वजह से नहीं है। इसके अंदर उसने देवी सिद्धांत को नहीं माना, बल्कि एक संविदा सिद्धांत को मांगा कि भाई समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार लोगों ने आपस में क्या किया था, राज्य का निर्माण किया था। अभी इन बातों के ऊपर मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर मैंने आगे की जो क्लासेस थी उनके अंदर बहुत सारी चर्चाएं कर ली है। अब तो आपको ये सारी का सारा मैं मैटर, इस प्रकार का ये प्रश्न मेरे को बार बार बच्चे कह रहे थे कि सर परीक्षा में क्या आएगा, तो परीक्षा में आने लायक ये जो 2 प्रश्न थे, इनका मैंने आपको उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है, इनको आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, इस वजह से मैं ये लेकर के आया हूँ। अगली बात है विभिन्न पद्धति। उसकी जो पद्धति रही है वो क्या है, अलग रही है। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुकरण किया है। हालांकि ये ठीक है कि उसकी पद्धति पूर्ण ऐतिहासिक नहीं है, वह निरीक्षणात्मक एवं वास्तविक दृष्टिकोण को लेकर रहता है, यानी कि निरीक्षण करके और वास्तविक क्या चीजें हैं उनके ऊपर वो बल देता है। इसके अलावा इतिहास पे भी वो है बातें करता है। सिविल कानून से, ठीक है ना, सिविल कानून की जो बात करने वाला प्रथम विद्वान था वो कौन था, मैकियावेली। ठीक है, अब देखो अब तक के जो कानून है, अब तक के जो विचारक आए, प्लेटो, अरस्तु, एग्निमास, जितने भी विद्वान हुए, उनके अंदर आपने ये कानून वगैरह की बात नहीं सुनी होगी, मगर उन्होंने राज्य के सिविल कानूनों की बात कही थी। ये बात करने वाला वो प्रथम विद्वान था। क्या है, मैकियावेली की सिविल कानून को बड़ा महत्व देता है। उसके अनुसार राज्यों द्वारा नियमों का पालन आवश्यक है। आज भी इन नियमों को बड़ा महत्व दिया जाता है। कानून संबंधी उसकी नीतियां काल्पनिक न होकर व्यवहारिक थी, यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से उनके कानून के ऊपर जो विचार थे, लॉ के ऊपर जो विचार थे, वो क्या थे, महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा शासन की निरंकुशता, युद्ध पर विशेष बल। वो कहता है कि राज्य के अंदर जो शासन व्यवस्था होती है वो कैसे होनी चाहिए, निरंकुश होनी चाहिए, और युद्ध की आवश्यकता पर बल देता है। कहता है युद्ध के बिना सेना अस्त व्यस्त हो जाती है, राज्य के अंदर अनुशासन का अभाव हो जाता है। मैकियावेली का प्रमुख उद्देश्य इटली को एक सबल तथा सुदृढ़ राष्ट्र बनाना था, अतः उसने शासन की निरंकुशता एवं युद्ध पर बल दिया। उसने शासन की निरंकुशता एवं व्यक्तियों के सैनिक साहस पर ही साम्राज्य की सफलता स्वीकार की। उसने कहा कि सेना के बल के अलावा नैतिक बल भी साम्राज्य की दृढ़ता का कुशल शासन है, यानी कि राज्य के अंदर अनुशासन और व्यवस्था कब बनी रहती है, जब युद्ध का माहौल रहता है। अगर युद्ध नहीं होगा तो सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, सेना के अंदर जो है अनुशासन का अभाव हो जाएगा। हाँ, राज्य के, और ऐसे समय में उस राज्य के अंदर जो है उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती, राज्य की सर्च से स्वतंत्रता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उसने अब तक सर्च एवं धर्म क्या कर रहे थे, राजनीति के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, उनको बार बार परेशान कर रहे थे, उनके कार्यों को गलत ठहरा रहे थे। उसने राज्य को इस मामले में बिल्कुल क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। वह राज्य को सर्च के अधीन नहीं मानता, इसके विपरीत वह राज्य को सर्च से पूर्ण स्वतंत्र रखता है। यह भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। भौतिक आवश्यकताओं का महत्व, मैंने बताया ना कि वो भौतिकवादी था, उपयोगितावादी था। वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब उपयोग करने के इसलिए है, इसलिए उपयोगितावादी बनो, भौतिकवादी बनो। इस प्रकार की बातों के ऊपर भी उसने बात कही थी। उसने भौतिक आवश्यकताओं को देवी आवश्यकताओं से ज्यादा महत्व दिया है। इस अर्थ में उसे कार्ल मार्क्स का प्रेरक माना जाता है। अतः विभिन्न क्षेत्रों में मैकियावेली की महत्वपूर्ण देन दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर मैकियावेली की क्या है, महत्वपूर्ण देन है। उसने व्यक्ति को उपयोगितावादी, भौतिकवादी, धर्म एवं राजनीति से उसको अलग करना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें बताई थी। अब देखो मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है या जो उसकी विचारधारा है, उसके अंदर दोष कौन कौन से हैं, ठीक है ना, या उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, किन किन आधारों पर मैकियावेली की हम क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने, देखो आजकल ये आलोचना वाले प्रश्न का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मैकियावेली के विचारों की आलोचना कीजिए, उसकी त्रुटियां, उसकी राजनीतिक चिंतन की त्रुटियां बताइए। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है
तो उसके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा तो आपने उनके मानव स्वभाव वगैरह उसके ऊपर जो विचार थे उसके अंदर आपको लगा होगा कि ये क्या है, ये फेंक रहा है, ये बातें गलत है, वास्तविक रूप से यथार्थ रूप में ये संभव नहीं है। तो उसके अंदर क्या क्या कमियां निकाली जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। मैकियावेली की जो विचारधारा है उसमें अव्यवस्था है, अस्पष्टता है और जटिलता के दौर से बड़ी जटिल है। ये सब चीजें क्या है, ऐसा लगता है जैसे संभव नहीं है। साथ ही उसके विचार भी त्रुटिपूर्ण है, उसमें असंगतियां भी हैं। इन दोषों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहले है अध्ययन पद्धति की पद्धति। उसकी जो अध्ययन पद्धति है उसके अंदर त्रुटियां हैं। कौन कौन सी त्रुटियां हैं, उसने किस अध्ययन पद्धति का दी है और उसमें क्या गलती है उसके ऊपर बात करते हैं। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण है। उसने जो अध्ययन पद्धति दी वो कैसी है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है। वह संपूर्ण इतिहास का अध्ययन कर उससे सही निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करता। कहने का मतलब वो ऐतिहासिक पद्धति को क्या है, महत्व नहीं देता। इतिहास के अंदर से जो जो पद्धतियां हैं इतिहास को वो ज्यादा बल नहीं देता है, और वो हर समय जो है पर्यवेक्षण के द्वारा ही क्या है कि अपनी पद्धति देने की कोशिश करता है। वह तो अपनी पूर्ण धारणाओं और पर्यवेक्षण के आधार पर सिद्धांत पहले ही निश्चित कर लेता है और तब उसकी पुष्टि के लिए इतिहास से उदाहरण देता है। देखो क्या है कि वो इतिहास के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके आधार पर वो अपनी नई पद्धति नहीं देता है, यानी कि पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपनी पद्धति नहीं बनाता है, बल्कि पद्धति पहले बना देता है और फिर पूर्व की घटनाओं को उसमें क्या कर लेता है, उदाहरण देता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी ऐतिहासिक पद्धति है वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से उसका अध्ययन होना चाहिए उस प्रकार से उसने नहीं किया, अतः उसके द्वारा ऐतिहासिक पद्धति को जिस रूप में अपनाया गया वो क्या है, गलत है। कहने का मतलब यह है कि इतिहास की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नई पद्धति देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से एक पद्धति दी और इतिहास से उसका उदाहरण दे दिया। इतिहास को नई पद्धति के निर्माण के लिए यूज में लेना चाहिए, उसको सिर्फ उदाहरण के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। मानव स्वभाव संबंधी दोस्तों ये तो सही एकदम बात है कि भाई उसने मनुष्य को सिर्फ स्वार्थी लालची ऐसे ही बताया, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के अंदर सब प्रवृत्तियां होती है। अगर अच्छे लोग होते ही नहीं तो आज ये जो है राज्य अस्तित्व ही नहीं होता, राज्य कब का नष्ट हो गया होता। सॉरी। मानव स्वभाव के संबंध में उसका दृष्टिकोण एकांगी और असंगतिपूर्ण है। मानव में गुण और दोषा दोनों ही विद्यमान है, किंतु उसने मानव के दोषपूर्ण पक्ष को प्रधानता देते हुए उज्जवल पक्ष की अवहेलना की है। यानी मनुष्य के जो अच्छे लक्षण होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के जो गलत लक्षण होते हैं उनके ऊपर ही उसने ज्यादा ध्यान दिया। दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। उसका जो मापदंड है, नैतिक मापदंड, वो कैसा है, दोहरा है। कैसा है? मैकियावेली की विचारधारा के गंभीर दोष यह है कि उसके द्वारा दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन किया गया है। कैसे किया गया? एक राजनीतिक दल के लिए, दूसरा नागरिक के लिए। वो क्या कहता है? राजनीति के लिए नैतिकता नहीं, नैतिकता और लोगों के लिए नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है ना? लोगों के लिए तो उसने नैतिकता को आवश्यक माना और राज्य के लिए नैतिकता को नहीं माना। कहने का मतलब नैतिकता से संबंधित, नीति से संबंधित जो बातें हैं वो कैसी है, उसकी दोहरे चरित्र वाली है। ठीक है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर राजनीतिक लोग, साधारण लोग अपने कार्यों में मैकियावेली के सिद्धांतों का ही अनुसरण करते हैं। अब देखो, वो राजा के लिए ऐसी बातें करेगा, कोई नीति नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्म नहीं। ठीक है, जो मर्जी में आए वो करो। ठीक है, राष्ट्र के लिए करो। तो फिर क्या है कि ऐसे समय में कोई भी राज्य जो है वो उनकी ही पद्धति को अपनाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधित विचारों में अस्पष्टता। ठीक है ना? राष्ट्रीयता यानी देश के प्रति राष्ट्रवाद, संप्रभुता, स्वतंत्रता और विधि संबंधी, कानून संबंधी जो विचार है उनके अंदर भी क्या है, अस्पष्टता है। कैसे है?
मैकियावेली के राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता और अव्यवस्था है। वह राष्ट्रीयता या राष्ट्र राज्य की कोई परिभाषा नहीं देता। राष्ट्र की उसकी क्या है, वो कोई व्यवस्थित परिभाषा जो है वो नहीं देता है। वह संप्रभुता की भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। संप्रभुता के बारे में भी उसकी जो व्याख्या है वो व्यवस्थित नहीं है। वह विधियों का विवेचन भी सीमित है। वह केवल नागरिक विधि को ही महत्व देता है। ईश्वरीय प्राकृतिक विधियों का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। कहने का मतलब विधि निर्माण और विधि से संबंधित जो बातें हैं उसके अंदर क्या है, बड़ी अस्पष्टता है। जो बातें होनी चाहिए वो नहीं है। वह सिर्फ मनुष्य के साथ में कैसा है, यानी कि राज्य के बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो अन्य पक्षों के ऊपर की बात ही नहीं करता, बल्कि उसका जो नागरिक पक्ष है उसकी ही वो क्या करता है, बात करता है। आदर्शवादिता का नितांत अभाव, उसके व्यवहार के अंदर आदर्शवादिता का क्या है, अभाव है। दार्शनिकता का अभाव है, मानकों का अभाव है, मूल्यों का अभाव है। और नैतिक मानक, मूल्य, आदर्शवादिता, दर्शन, इनके बिना किसी भी राज्य की कल्पना करना ही क्या है, गलत है। क्योंकि उनके बिना जो राज्य बनेगा वो एक पशु साम्राज्य की तरह बनेगा। राजनीति में यथार्थवादिता का अपना महत्व है। यथार्थवादिता का अपना महत्व है और आदर्शवादिता का अपना महत्व है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दर्शन से इस बात की उपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा किसी न किसी रूप में आदर्श को प्रतिष्ठित किया जाएगा। चिंतक का सार ही इसमें है कि उसके द्वारा भविष्य की चिंता न की जाए। लेकिन मैकियावेली ने इसका नितांत अभाव है, यानी कि भविष्य की चिंता को छोड़ते हुए कार्य करना, ये जो है किसी भी सिद्धांत के अंदर माना जाता है, मगर मैकियावेली की इन सब के क्या क्या है, उसके अंदर अभाव है। ठीक है, अगली जो मैकियावेली की विशेषता है वो है राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। राजनीति के जो मूल प्रश्न है, जिन जिन बातों के ऊपर राजनीति टिकी हुई है, उन बातों का मैकियावेली ने क्या किया है, अपने चिंतन के अंदर अभाव देखने को मिलता है। अब वो मूल बातें कौन कौन से, उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। मैकियावेली का एक दोष राजनीति सिद्धांत के मूलभूत प्रश्नों की उपेक्षा करना है। उसने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध दोनों ग्रंथों प्रिंस और डिस्कोर्सेस में राज्य के स्वरूप, उद्देश्य व शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों को कोई प्रकाश नहीं डाला है। कहने का मतलब ये है, कानून बनाना, लागू, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इस प्रकार से जो राज्य का संगठन होता है कि भाई राजा का निर्माण कैसे होगा, दंड कैसे दिया जाएगा, अगर राजा भ्रष्ट हो जाता है तो उसके ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा, जनता को क्या अधिकार मिलेंगे, जनता के कौन कौन से कर्तव्य होंगे, धर्म का क्या स्थान होगा, नीति का क्या स्थान होगा, इस प्रकार से ये जो राज्य के मूलभूत लक्षण होते हैं उनका क्या है, उनके दर्शन के अंदर, उसके सिद्धांत के अंदर अभाव देखने को मिलता है। राजा राज्य को किस प्रकार हस्तगत करे, यानी कि राजा का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिए किन उपायों का आश्रय ले, राजा को अपने शासन को मजबूत करने के लिए किन कार्यों को करना चाहिए, अपने प्रदेश की वृद्धि और संरक्षण कैसे करे, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, राज्य में सुधार करने के लिए, राज्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार से कार्य करे। शासन और व्यवहारिक राजनीति से संबंधित इन बातों का तो उसने विस्तार से उल्लेख किया है। इन बातों का तो क्या है, उसने थोड़ा बहुत उल्लेख किया है, बल्कि राज्य से संबंधित मूल प्रश्नों पर वह सर्वथा मौन है। इसी प्रकार गैटिल लिखते हैं कि मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का ही सिद्धांत है। कहने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे राज्य के अंदर सुरक्षा, शांति, अर्थव्यवस्था, सामाजिकता, नैतिकता, धर्म, ठीक है ना, व्यक्तियों की स्थिति, व्यक्तियों में राष्ट्रवाद, बहुत सारे जो विषय होते हैं, बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं, उनके आधार पर राज्य की व्यवस्था चलती है। मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट, ठीक है ना, या एक पक्ष राज्य की सुरक्षा, इनके ऊपर ही बात करता है, अन्य पक्षों के ऊपर बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन की आलोचनाएं थी। तो ये पॉइंट आप देख लेना और इनको लिखना, इनके नोट्स बना लेना। और मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इनके ऊपर जो भी जो बातें थी उनको भी आप देख लेना।
और इनके नोट्स बना लेना। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप अच्छे से परीक्षा में कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज मैकियावेली को पूर्ण करते हैं। कल एक नए विचारक के साथ में उपस्थित होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।